नेक्स्ट शब्द है तुम्हारा नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन हुआ कि वैसा इक्वेशन जो सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो और कंसंट्रेशन के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन के बीच रिलेशन बताता हूँ। तो नस्ट इक्वेशन जो है या तुम्हारा शो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट और सेल पोटेंशियल के बीच रिलेशन बताता है। जैसे हम लोग ले रहे हैं तुम्हारा एक जिंक इलेक्ट्रोड लिए, तो जिंक में तुम्हारा Zn है, यह तुम्हारा Zn, ये तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके चेंज हो गया Zn2+ में। Zn 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये Zn2+ में चेंज हो गया। तो इस हाफ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Zn से Zn2+ में जाना है। अब इस सेल का जो पोटेंशियल निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इसका हम निकालेंगे, तो इसमें हम लोग ले रहे रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर लोग ले रहे रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल कहने का मतलब Zn2+ या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके चल जाएगा Zn में। तो यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट किए, यह तुम्हारा इक्वल आ जाएगा e⁹9, आप e0 हो गया Zn2+ और Zn माइनस 2.303 log RT log इक्वल होता है तुम्हारा 2.303 RT by NF log। अब देखो यहाँ पर Zn बाय हो जाएगा तुम्हारा Zn2+। तो जब कोई भी सब्सटेंस अपना प्योर स्टेट में है या सॉलिड के फॉर्म में है, तो वहां उसका जो कंसंट्रेशन है वो हो जाता है 1। यहाँ पर Zn का जो मोलर कंसंट्रेशन है सॉलिड स्टेट में है Zn, ये हो जाएगा 1। तो इस तरह से ये तुम्हारा हो गया eZn2+ और Zn बराबर हो जाएगा तुम्हारा e0 Zn2+ और Zn माइनस 2.303 RT by NF log 1/Zn2+। उसी तरह से जब हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड का निकालते हैं तो कॉपर का हो जाएगा Cu, ये हो गया तुम्हारा e0 Cu2+ Cu माइनस 2.303 RT by NF log 1/Cu2+। अब जब इन दोनों को कनेक्ट करके एक सेल का फॉर्मेशन होता है, तो उस सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो यहाँ पर कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का, यहाँ पर कैथोड हो जाएगा तुम्हारा कॉपर इलेक्ट्रोड, ये हो जाएगा कैथोड माइनस एनोड का होगा। अब यहाँ पर उसको यहाँ इसमें से इसको घटा देंगे, यहाँ पर आ गया तुम्हारा eCu2+ Cu माइनस Zn2+ Zn, यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर 2.303 RT by NF यदि आप कॉमन ले ले तो यहाँ पर बच जाएगा तुम्हारा 1/Zn2+ log 1/Zn2+ माइनस, यहाँ इसमें आ गया तुम्हारा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस लिए तो यहाँ पर आया तुम्हारा ये कॉमन ले लिए तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा log 1/Cu2+। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो यह फाइनली हो गया तुम्हारा। इसके बदले हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT by NF into log Cu2+ by C, यहाँ पर Zn2+। जहां पे जो N है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, यहाँ पर N जो है यह बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। जैसे जेड है, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर एन का वैल्यू हो गया 2। और एफ जो ये फैराडे है, फैराडे कहने का मतलब एक मोल तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻16 कूलम, और 1 मोल पर चार्ज हो जाएगा, इसमें हम लोग 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद 96,500 कूलम। अब जब हम लोग लेते हैं टेम्परेचर तुम्हारा बोले 25 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब हुआ कि 298 केल्विन टेम्परेचर, तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल या इक्वल हो जाएगा E0 ऑफ सेल माइनस, इस सब का यदि हम लोग वैल्यू बैठाते हैं, यह आ जाता है 0.059 बाय n log Cu2 प्लस बाय Zn2 प्लस। या क्या तो यदि हम लोग जनरल लिखे तो जनरल इक्वेशन हम लोग इसके लिख सकते हैं फॉर सेल रिएक्शन। एक सेल रिएक्शन ले रहे तुम्हारा, जैसे ए का ए मोल रिएक्ट किया बी का बी मोल से और बना रहा है सी का सी मोल और डी का डी मोल, उसका सेल रिएक्शन तुम्हारा हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर ई ऑफ सेल हो जाएगा तुम्हारा E0 ऑफ सेल माइनस 0.0। यहाँ पर हम लोग याद रखना, यहाँ पर 298 केल्विन ले रहे हैं, जब 298 केल्विन लेंगे तो यहाँ पूरा बैठाना है 2.303 RT बाय NF into log e पर पावर c हो जाएगा d पर पावर d बाय पावर a और b पर पावर b। यह जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन हो गया तुम्हारा नस्ट इक्वेशन, ये तुम्हारा नस्ट इक्वेशन हो गया। ये सारा का नोट्स तुम लोगों को भेज देंगे, लिखने का जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो वह सब्सटेंस जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है उसको बोलते हैं कंडक्टर। और यह कंडक्टर दो तरह का, एक होता है मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर करने का मतलब मेटल से होकर इलेक्ट्रॉन पास होगा, तो मेटेलिक कंडक्टर में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, तो मेटेलिक कंडक्टर। जहां पर आयंस के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, जैसे हम लोग NaCl का एक सोल्यूशन ले लिए, यहाँ Na+ और Cl- इस आयन के कारण इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो जहां पर आयंस के कारण इलेक्ट्रिक करंट पास हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलाइट फिर दो तरह का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो तुम लोग फिजिक्स में पढ़े हुए ओम्स लॉ के अनुसार था, रेजिस्टेंस जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L बाय A का, जहां पर L जो है वह लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लेंथ ऑफ सब्सटेंस जिसका मतलब वो है, और A जो है यह बता रहा तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया। फिजिक्स में ये पढ़े होंगे। R ये हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस। जब यही प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे इसके बदले एक कांस्टेंट लगता था रो L बाय A, और इसको बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जब हम लोग सब वो मेटल का लेंथ यूनिट में ले, एरिया यूनिट में ले, तब जो तुम्हारा ये रेजिस्टेंस होगा वही कहलाएगा रेसिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है तुम्हारा ओम, तो यहाँ पर रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर यह हो जाएगा तुम्हारा ओम इनटू मीटर, यह होता है रेसिस्टिविटी का यूनिट। अब कंडक्ट एक उसका आता है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो रेसिस्टेंस का जो उल्टा होगा वह कहलाया कंडक्टेंस, और रेसिस्टिविटी का उल्टा वह कहलाता है कंडक्टिविटी। द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस करने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है या इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है उसको रोकने का जो कोशिश कर, टेंडेंसी जो है वही कहलाता है रेसिस्टेंस। इसका उल्टा कंडक्टेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का जो टेंडेंसी है वही कहलाता है कंडक्टेंस।
कंडक्टेंस जो होगा, कंडक्टेंस यह होता है तुम्हारा रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। वहीं पर कंडक्टिविटी यह तुम्हारा होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी ये होगा तुम्हारा कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। तो कंडक्टेंस को हम लोग सी से लिखते हैं तो 1/r हो जाएगा। कंडक्टेंस होगा तुम्हारा C = 1/r। और यहाँ पर जो हम लोग L/A ले रहे हैं, या L/A यहाँ पे ये वैल्यू है, इसको कहता है सेल कांस्टेंट। सेल का हो गया तुम्हारा, तो C बराबर हो गया 1/r। तो यहाँ पर इसका यूनिट है तुम्हारा O, तो कंडक्टेंस का यूनिट हो गया, इसका यूनिट हो जाएगा तुम्हारा O इनवर्स। उसी तरह से तुम्हारा कंडक्टिविटी ये हो गया तुम्हारा 1/ρ, और इसका यूनिट हो जाएगा तुम्हारा कंडक्टिविटी का यूनिट, जो रेसिस्टिविटी का यूनिट है उसका उल्टा, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये हो गया तुम्हारा रेसिस्टिविटी का यूनिट। अब यह जो कंडक्टिविटी है यह तुम्हारा तीन तरह का, एक है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, दूसरा है मोलर कंडक्टिविटी और तीसरा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तीन तरह का, एक हो गया तुम्हारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको हम लोग कप्पा से लिखते हैं, इसको पढ़ा था कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। दूसरा हो गया तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम लोग डेल्टा से लिखते हैं, डेल से मोलर, यहाँ पे नीचे m लिख दिए, ये मोलर कंडक्टिविटी। और तीसरा है इक्विवेलेंट, एक हुआ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस। अब देखते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, मोलर कंडक्टेंस क्या है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, वो देखते हैं। अब चलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस हुआ कि जब तुम्हारा लेंथ यूनिट रहे, मतलब मीटर में हो, सेंटीमीटर यूनिट में हो, क्रॉस सेक्शन एरिया यह भी तुम्हारा यूनिट में होगा, तब जो रेसिस्टेंस होगा, कंडक्टेंस होगा, तब जो कंडक्टेंस होगा वही कहलाएगा तुम्हारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से, इसको बोलते हैं कप्पा से। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा मोलर कंडक्टेंस। जैसे अब यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट लिए, अब इसमें तुम्हारा दो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। अब इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस वह भी यूनिट हो, मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर यूनिट लेंथ हो, साथ ही यहाँ पर जो इसका एरिया है वह भी यूनिट हो। यूनिट करने का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से यूनिट में हो। जो क्रॉस सेक्शन एरिया वह यूनिट में रहेगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, जो वह यूनिट में रहेगा। और साथ ही साथ इस सॉल्यूशन जो हम लोग लिए इलेक्ट्रोलाइट, उसका कंसंट्रेशन भी 1 मोलरिटी रहे, तो वह कहलाता है मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस होने के लिए कंसंट्रेशन वह तुम्हारा यूनिट में होगा, मोलर 1 मोलरिटी होगा, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड यह भी तुम्हारा 1 यूनिट में होगा, साथ ही तुम्हारा जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वह भी तुम्हारा यूनिट स्क्वायर में होगा, तो वह कहलाता है मोलर कंडक्टेंस।
अब मोलर कंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तुम्हारा लैम्डा एम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंडक्टेंस को। यहाँ पर लैम्डा एम बराबर हो जाता है कप्पा इंटू 1000 बाय मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो मोलरिटी है वो हो गया तुम्हारा ये, और इसका यूनिट हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर यूनिट हो गया तुम्हारा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और मोलरिटी का होता है मोल इनवर्स लीटर। ये तुम्हारा इसका यूनिट हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस का। अब नेक्स्ट चलते हैं तुम्हारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लोग लिखते हैं लैम्डा, नीचे में इक्विटी, इस तरह से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी लेते हैं, यहाँ पर कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी ना लेकर 1 नॉर्मलिटी ले तो वह आ जाएगा तुम्हारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसके इसमें कंसंट्रेशन U1 इक्विवेलेंट होता है ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा, और डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड जो है वह भी तुम्हारा यूनिट में होगा, और साथ में एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया यह भी यूनिट स्क्वायर में होगा। ये क्या तुम्हारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर हो जाता है तुम्हारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पर मोलरिटी लिए है, यहाँ पर हम ले लेंगे नॉर्मलिटी, या तुम्हारा आ गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट देखते हैं कि तुम्हारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वो डाइल्यूशन के अनुसार, उसको यदि हम लोग सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। अब यहाँ पर जब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करते हैं, कपा का बात करते हैं, तो वह तुम्हारा डाइल्यूशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डाइल्यूशन करने का मतलब हुआ कि सॉल्यूशन में जितना उसको हम लोग डाइल्यूट करेंगे उसका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी उतना ही कम होगा। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वो डाइल्यूशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी और यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो वह डाइल्यूशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा डाइल्यूट करेंगे वह तुम्हारा, तो जितना ज्यादा डाइल्यूट करेंगे उसका मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डाइल्यूशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जबकि मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइल्यूशन का। तो सॉल्यूशन जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा उसका कंसंट्रेशन, इसका मतलब उतना कम, तो कंसंट्रेशन जितना कम मोलर कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी उसका उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट का। तो कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट का तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पर जो ये कंडक्टिविटी है तुम्हारा, यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसमें कंप्लीटली वह आयन में टूट जाता है। तो यहाँ पर यदि एक कंसंट्रेशन ले रहे हैं, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ले रहे हैं, तो उसका ग्राफ इस तरह से होगा जब तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन यही जब इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट रहे तो उसके केस में जिसका ग्राफ आता है वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट करने का मतलब KCl हुआ, फिर पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड जैसे भी होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जब वीक इलेक्ट्रोलाइट रहे यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी
और या कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ खींचते हैं तो वह इस तरह ग्राफ होगा। जैसे हम लोग ले रहे हैं CH3COOH, यह तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे इस तरह से इसका ग्राफ होगा। अब नेक्स्ट चलते तुम्हारे, जैसे हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट लिए एसिटिक एसिड, अब इसका जब लोग डाइल्यूट कर इसको वाटर में डालते हैं, यह तुम्हारा टूट जाएगा CH3COO माइनस और H+ में। कोलराउस लॉ के अनुसार क्या होता है कि यह जो तुम्हारा एसिटिक एसिड है, इसका मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यह तुम्हारा इसके आयन का जो मोलर कंडक्टिविटी है, या अच्छा यहाँ पर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी बता दिए। अब एक मोलर कंडक्टिविटी एंड तुम्हारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, एक चीज तुम्हारा छूट गया, वह था मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। अब जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते गए, उसमें पानी मिलाते गए वो डाइल्यूट होता गया, तो एक समय ऐसा आएगा कि जहां पर यदि उसको हम लोग डाइल्यूट करें तो डाइल्यूट करने के बाद वह उसके कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो जनरली डाइल्यूशन करने पर, डाइल्यूट करने पर मोलर कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बढ़ता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देंगे तो वहां पर उसका मोलर कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बढ़ना तुम्हारा रुक जाएगा, वह जाकर कांस्टेंट हो जाएगा। तो जहां पर यह कांस्टेंट हो जा रहा है उसको कहा जाता है तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। इनफिनाइट डाइल्यूट करने के बाद वह कांस्टेंट हो जाएगा, तो वह हो जाएगा तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। यहाँ पर जो है मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यह कांस्टेंट हो जाता है, मतलब डाइल्यूट करने को उसके कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जब कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो यह इलेक्ट्रोलाइट का जब यह तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन में आएगा, डिसोसिएट हो गया, तो इनफिनाइट डाइल्यूशन पर इसको हम लोग ऊपर में नॉट लिख रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट या फिर इंफिनिटी का साइन है इस तरह से, या फिर ये इस तरह से इंफिनिटी का साइन इस तरह से हम लोग लिखते हैं। यह तुम्हारा इक्वल हो जाता है कि यह तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट जिस जिस आयन से मिलकर बना है उस सभी आयन का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन के सम के बराबर होगा। तो यह एसिटिक एसिड हमारा एसिटेट आयन और H+ आयन से मिलकर बना है, या एसिटेट आयन का जो मोलर कंडक्टिविटी होगा वो एट इनफिनाइट डाइल्यूशन और H+ आयन का जो मोलर कंडक्टिविटी होगा एट इनफिनाइट डाइल्यूशन उसके सम के बराबर होता है। यहाँ पे कोलराउस लॉ के अनुसार या तुम्हारा जो एसिड ले रहे हैं, तुम्हारा एसिटिक एसिड हो या फिर कोई भी तुम्हारा ले रहे इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, तो उस इलेक्ट्रोलाइट का तुम्हारा इसके बराबर आता है, यह मोलर कंडक्टिविटी। अब इसका यूज कहाँ होता है तुम्हारा, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी को हम लोग आसानी से मेजर नहीं कर पाते हैं, तो उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर तुम्हारा इसका कोलराउस लॉ का यूज होता है। जैसे मान लो तुमको निकालना है इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालना है, यदि Na+ NaCl और तो यहाँ पर इसे कोलराउस लॉ का यूज होता है तुम्हारा डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालने के लिए यहाँ पर कोलराउस लॉ का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी निकालना है CH3COH का, इसका मोलर कंडक्टिविटी निकालना है
क्या होगा इसका मोलर कंडक्टिविटी, इसका मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा वो निकालना है। यहाँ एसिटिक एसिड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहाँ पर कुछ का जैसे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl वह तुम्हारा मान लेते हैं x दिया हुआ है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट ये तुम्हारा मान लेते हैं y दिया है, और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl यह मान लेते तुम्हारा z दिया है। तो अब निकालना है मोलर कंडक्टिविटी इसका एसिटिक एसिड का। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इसके बदले एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, याद रखना ये इनफिनाइट डाइल्यूशन, एट इनफिनाइट डाइल्यूशन यह तुम्हारा हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। अब यहाँ पर इस तीनों में देखते हैं तो यह सोडियम एसिटेट में ये वाला आ रहा है, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं CH3COO माइनस और प्लस यदि हम लोग लैम्डा नॉट n प्लस दे दिए। अब यहाँ पर ये ऐड किए हैं तो कोई फर्क ना पड़े, इसलिए माइनस कर दे रहे तुम्हारा लैम्डा n प्लस। अब यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ है H प्लस है, यहाँ पर लैम्डा नॉट H प्लस है। अब यहाँ पर इस आयन को लाने के लिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर HCl वाला है ये, तो इसका हम लोग यहाँ पर इसमें तुम्हारा ये है तो माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस कर दिए। अब यहाँ पर एक साथ करते हैं, यहाँ पर देखो ये दोनों तुम्हारा मिल गया एक साथ, इसके बदले में लिख सकते हैं नॉट CH3COO माइनस Na प्लस। अब प्लस यहाँ पर देखो ये घटा है तो यहाँ पर इसको हम लोग एक ऐड भी करेंगे लैम्डा Cl माइनस, यहाँ पर ये दोनों जुड़ गया तो होगा तुम्हारा प्लस लैम्डा नॉट NaCl और माइनस ये हो गया प्लस यहाँ पर HCl हो जाएगा और यहाँ पर माइनस लैम्डा नॉट NaCl। तो इस तरह से तुम्हारा हम लोग निकाल सकते हैं एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पर कोलराउस लॉ का यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के लिए। ये हो जाएगा तुम्हारा, इसका वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा y प्लस इसका वैल्यू दिया हुआ है z माइनस x, ये तुम्हारा निकल जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। कोलराउस लॉ का यूज जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के लिए करते हैं।